हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको देख रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये भू-आकृति विज्ञान का एक टॉपिक है, स्थल निर्माण घटना एवं भू आकृतिक संकट। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आगामी परीक्षा नेट जेआरएफ और जेआरसी प्रवक्ता जो यूपीपीसीएस के द्वारा करवाई जाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसमें हम इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें हम लगभग 60 जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे और अगले सेशन में हम फिर जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। स्थल निर्माण घटना के अंतर्जात कारक के द्वारा किसका निर्माण नहीं होता है। तो स्थल निर्माण घटना के अंतर्जात कारक पूछा गया है। तो अंतर्जात कारक के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण है ये बहिर्जात कारक के द्वारा होता है, ये नदी के निक्षेपण के द्वारा होता है। जबकि पर्वत, पठार और मैदान का जो निर्माण होता है ये अंतर्जात कारक के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। तो आंतरिक ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है आंतरिक ऊर्जा, इसका जो मुख्य कारण है दबाव है, और दूसरा मुख्य कारण जो होता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दबाव। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भूपटल के अंतर्गत उत्पन्न ऊर्जा और उसके भू संचलन प्रभाव किस विद्वान ने व्याख्या की है। तो भूपटल के अंतर्गत उत्पन्न ऊर्जा और इसके भू संचलन प्रभाव जो व्याख्या है ये जो व्याख्या है ये कोबर के द्वारा की गई है। जबकि जो भूपटल के नीचे उत्पन्न ऊर्जा और उसका भू संचलन का प्रभाव जो है इसकी जो व्याख्या है ये होम्स के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोबर के द्वारा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। पठार के निर्माण में किस भू संचलन का योगदान होता है। तो जो पठार का निर्माण होता है ये महाद्वीपीय निर्माणक भू संचलन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाद्वीप निर्माणक भू संचलन। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप तनाव प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। तो तनाव प्रक्रिया के कारण जो होता है ये भ्रंश कगार, रैंप घाटी और भ्रंश घाटी, इन तीनों का निर्माण जो होता है। जबकि जो गार्ज का निर्माण होता है ये नदियों के द्वारा होता है, ये तनाव प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गार्ज। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। शुष्क स्थलाकृति में निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया प्रकार का उपस्थित सेट सही है। तो शुष्क स्थलाकृति में जो अपवाहन और अपघर्षण क्रिया होती है, जबकि ये संक्षारण जो क्रिया होती है इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। ये शुष्क स्थलाकृति से संबंधित नहीं है। तो इसमें केवल अपवाहन और अपघर्षण सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। मिस्र के कतारा बेसिन का निर्माण किससे हुआ है। तो मिस्र में जो कतारा बेसिन स्थित है इसका निर्माण जो है वायु के अपवाहन क्रिया के द्वारा होता है। अपवाहन क्रिया में क्या होता है कि जो मतलब कण होते हैं वायु इनको उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित कर देती है, और वहाँ पर जहाँ से वायु उड़ा कर ले जाती है वहाँ पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है। तो जो कतारा बेसिन है ये अपवाहन क्रिया के कारण ही उत्पन्न हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपवाहन क्रिया के कारण। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। अपर्दन के किस कारक द्वारा जीवगेन का निर्माण हुआ है।
ये 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अपरदन के किस कारक द्वारा जीवगेन का निर्माण है? तो जीवगेन का जो निर्माण है ये पवन के अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। जीवगेन जो है ये दवात नुमा आकृति होती है। इसमें क्या होता है कि जो चट्टान होती हैं, ये जो मध्य में चट्टान होती हैं ये मुलायम होती हैं और उसके आसपास की जो चट्टानें होती हैं तो कठोर होती हैं। तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं इनको वायु जो है अपरदित कर देती है, जिससे जीवगेन का निर्माण होता है। ये दवात के आकृति के समान होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, इंसेल वर्ग सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो इंसेल वर्ग क्या होते हैं? इंसेल वर्ग जो क्षेत्र में जो रेत के टीले के समान होते हैं, ये कठोर चट्टान होते हैं, इनको वायु अपरदित नहीं कर पाती है। तो ये पर्वतीय टीले होते हैं। तो ये सबसे अधिक जो हैं ये सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये वायु की अपरदनात्मक क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहारा मरुस्थल में। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा नहीं है? जो नेपखा है ये है, और लूनेट ये भी है, और सीफ ये भी है। जो गारा है ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बल्कि जो छत्रक शिला होते हैं इनको ही गारा कहा जाता है। छत्रक शिला क्या होते हैं कि किसी शुष्क क्षेत्र में जैसे ऊपर की जो चट्टानें होती हैं कठोर होती हैं और कुछ नीचे की जो चट्टानें होती हैं ये मुलायम होती हैं। तो इनको वायु अपरदित कर देती है, और ये जो कठोर चट्टानें होती हैं इनको वायु अपरदित नहीं कर पाती है। इससे छत्रक शिला का निर्माण होता है, इसको ही गारा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गारा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थलाकृतियाँ जो होती हैं इनको बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, बरखान। जो अर्धचंद्राकार की जो आकृतियाँ निर्मित होती हैं इनको बरखान कहा जाता है। और जो ये सीफ होती हैं ये तलवार की भांति, इनका जो आकृति होती है तलवार की भांति होती हैं। और बाल्सन जो होता है ये रेगिस्तानी मतलब जो भाग होते हैं वहाँ पर्वत से जो घिरे बेसिन होते हैं इनको बाल्सन क्षेत्र कहा जाता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहला है बरखान का पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। तो देखते हैं ये जैसे बरखान है तो इधर से यदि पवन चल रही है तो पवन विमुखी जो ढाल होता है ये अवतल नहीं बल्कि उत्तल होता है। तो ये हमारा कथन पहला गलत हो जाता है। बरखान प्रायः श्रृंखलाबद्ध रूप में मिलते हैं। तो ये हमारा जो कथन है ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, शुष्क प्रदेशों में पर्वत पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू को क्या कहा जाता है? तो शुष्क प्रदेश में ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित जो बालू जो होते हैं इनको बजाडा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बजाडा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध है? तो क्रमबद्ध पूछा गया है। तो जैसे सबसे पहले फिर पर्वताग्र आते हैं, फिर उसके बाद पेडिमेंट आते हैं, फिर प्लाया, फिर बजाडा का निर्माण सबसे मध्य में होता है। सबसे पहले पर्वत के सबसे जो अग्रभाग में पर्वताग्र होता है, फिर पेडिमेंट भाग होता है, फिर उसके बाद बजाटा सबसे मध्य में जो होता है प्लाया का क्षेत्र होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, कास्ट स्थलाकृतियों का सबसे उत्तम उदाहरण मिलता है। तो जो कास्ट स्थलाकृतियाँ होती हैं इसका जो सबसे उत्तम उदाहरण है ये यूगोस्लाविया जो कोर्सिया में वर्तमान में स्थित है, ये यहाँ पर इसका सबसे उत्तम निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूगोस्लाविया।
अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न काष्ठ स्थलाकृतियों का अपरदन चक्र में बनने के अनुसार क्रम है। तो जो सबसे पहले घोलरंध्र होते हैं, ये गर्तनुमा आकृति होती है, यह सबसे छोटे आकार में पाए जाते हैं। इससे बड़े आकार को डोलाइन, और डोलाइन के बड़े आकार को युवाला, और युवाला के बड़े आकार को ही पॉल्जे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला हो जाएगा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों में से किसका संबंध जो है काष्ठ स्थलाकृतियों से नहीं है। तो जो काष्ठ स्थलाकृतियों का जो है इनका संबंध जो है अंधघाटी, कॉरेन और लैपीज, इन तीनों का जो संबंध है काष्ठ स्थलाकृतियों से है। जबकि जो लटकती घाटियाँ होती हैं इसका संबंध जो है हिमानी क्रिया से है। तो इसका हो जाएगा सी, लटकती घाटी। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है। तो जो पूछा गया है कौन सी काष्ठ स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो अपरदनात्मक पूछा गया है। जबकि जो स्टेलेग्माइट होता है ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है। जबकि घोलरंध्र, लैपीज और प्राकृतिक पुल, ये जो तीनों हैं ये अपरदनात्मक हैं। जबकि स्टेलेग्माइट जो है ये निक्षेपात्मक आकृतियाँ होती हैं। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, स्टेगलेग्माइट और स्टेगलेटाइट्स किसकी निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं। तो ये जो दोनों आकृतियाँ हैं ये चूना पत्थर प्रदेश की निक्षेपित भू आकृतियाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, लटकती घाटियों का संबंध किससे है। तो लटकती घाटियों का जो संबंध है ये हिमानी क्रिया से होता है, अभी बताया था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमानी क्रिया से। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, रोटेशनल स्लिम संकल्पना का संबंध निम्न में से किसकी उत्पत्ति से है। तो रोटेशनल स्लिम संकल्पना का जो संबंध है ये सर्क निर्माण से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्क निर्माण। सर्क निर्माण। सर्क क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। जो सर्क होते हैं ये हिमानी जो आकृतियाँ होती हैं, ये जैसे ये हिमानी आकृतियाँ होती हैं, इनके शीर्ष पर अर्धवृत्ताकार जो आकृति में, अर्धवृत्ताकार आकृति में कटोरे के आकार का एक जो विशाल गहरा गर्त होता है, इसको सर्क कहा जाता है। अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, अरेत वे क्षीण कटक हैं जो। तो अरेत क्या होते हैं, जैसे कोई पहाड़ है, इसके दोनों तरफ सर्क का निर्माण होता है और मध्य में एक तीक्ष्ण कटक का निर्माण होता है, इसको ही अरेत कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये मध्य हिमोड़ों के बीच में स्थित होते हैं। अगला है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, 22 का आंसर हो जाएगा ए। ये निकटवर्ती सड़कों के बीच में स्थित होते हैं, अभी आपको बताया है। दोनों तरफ सड़क का निर्माण होता है और मध्य में एक तीक्ष्ण कटक का निर्माण होता है। सड़क के जो सड़क होते हैं ये दोनों तरफ खिसक जाते हैं, तो तीक्ष्ण कटक का निर्माण जो होता है उसको अरेत कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, नूनाटक किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। 23 का आंसर हो जाएगा नूनाटक जो होते हैं ये हिम नदी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिम नदी। तो जो नूनाटक होते हैं ये क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। जो विस्तृत हिम क्षेत्र में या हिम नदियों के बीच में ऊंचे छोटे छोटे टीले होते हैं, इनको ही नूनाटक कहा जाता है। ये द्वीप के समान बिखरे हुए नजर आते हैं, इसलिए इनको ही हिमांतर द्वीप भी कहते हैं, याद रखना।
नूना तक क्या होते हैं, छोटे छोटे हिम द्वीप होते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झीलमाला अर्थात पैटर्नॉस्टर की कौन सी विशेषता है। तो झीलमाला की कौन सी विशेषता है, जो हिमनद होते हैं सोपान पर, जैसे सोपान पर जो निर्मित झील होते हैं हिमनद में, इनको ही पैटर्नॉस्टर झील कहते हैं। यहाँ पे जैसे झील का निर्माण होता है, इनको ही पैटर्नॉस्टर झील कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनदीय सोपानों पर बनी झील। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, गोलाश्म मृत्तिका निम्न में से किसका लक्षण है। तो गोलाश्म मृत्तिका, इसको बाउल्डर क्ले भी कहते हैं, ये हिमनदी निक्षेप द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमनदी निक्षेप। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हिमोड़ में सहायक हिमनद सबसे अधिक योग करती है। तो जो मध्यस्थ हिमोड़ होते हैं, ये सहायक हिमनद सबसे अधिक योगदान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्यस्थ हिमोड़। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, वी आकार की घाटी निम्न में निर्मित हुई है। तो वी आकार की घाटी जो है, ये नदी अपरदन चक्र की तरुण अवस्था में निर्मित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नदी अपरदन की तरुण अवस्था में। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है। तो जो क्षेत्र हिमनदित नहीं हुआ है, वहाँ लटकती घाटियाँ प्रदर्शित कर सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो लटकती हुई घाटियाँ हैं, ये हिमनदित क्षेत्र में बनती हैं और हिमगोवर और पैरामिडी शिखर नीचे आते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सारी जो विशेषताएं हैं ये हिमनद के आसपास की होती हैं। और ड्रमलिन प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। और जो वी आकार की घाटियाँ प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, हिमनद मृद कटक हिमजली उद्गम के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उसकी विशेषता बताता है। तो अभी हमने आपको बताया है, जो एस्कर होते हैं, ये बालू के लंबे संकीर्ण एवं तरंगिल कटक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा जो है पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। तो पंजाकार जो डेल्टा का उदाहरण है, ये मिसिसिपी नदी, जो मिसिसिपी नदी है, ये पंजाकार डेल्टा बनाती है। जबकि सिंधु नदी, नाइजर नदी और झील नदियाँ जो हैं, ये सभी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, टोम्बलो निर्मित होता है। टोम्बलो जैसे ये तटीय क्षेत्र है और कोई उसके पास में द्वीप निर्मित होता है, तो इसको जो जोड़ने वाली रोधिका होती है, इसको टोम्बलो कहा जाता है। तो ये लहरों की क्रिया से निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धाराएं रोधिका तथा पुलिन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो समुद्री धाराएं रोधिका तथा पुलिन के निर्माण के लिए वेलांचली धाराएं जो हैं जिम्मेदार होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेलांचली धाराएं। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, रिया किसका उदाहरण है। तो जो रिया है, ये निमग्न उच्च भूमि तट का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निमग्न उच्च भूमि तट। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समुद्र में डूबी हुई हिमनद घाटी है। तो जो समुद्र में डूबी हुई हिमनद घाटी है, इस तट को हम फियोर्ड तट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फियोर्ड तट। अगला है 35 नंबर, अल्पकालिक भू आकृतिक संकट के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो बाढ़ है, भूस्खलन है, भ्रंशन है और भूकंप। तो इसमें बाढ़, भूस्खलन और भूकंप, ये सभी अल्पकालिक भू आकृतिक संकट है, जबकि जो भ्रंशन है ये दीर्घकालिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, 1883 में किस द्वीप पर भूकंप के कारण विनाशकारी प्रभाव पड़ा था।
तो जो 1883 में जो भूकंप आया था ये क्राकाटोआ द्वीप पर आया था। इसमें लगभग 36,000 लोग जो हैं ये मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्राकाटोआ। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1923 में जापान के किस भूकंप से लगभग 5 लाख घर नष्ट हो गए थे? तो ये जो सगामी की खाड़ी भूकंप आया था उसमें लगभग 5 लाख घर जो है नष्ट हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस भूकंप से लगभग 3 लाख लोगों की मौत जो है हो गई थी? तो जो भारत में 1737 में कोलकाता का भूकंप आया था, इसमें 3 लाख लोगों की जो है मौत हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। वर्ष 1950 का असम भूकंप का मुख्य कारण क्या था? तो वर्ष 1950 का भूकंप का जो मुख्य कारण था ये भूपटल भ्रंश इसका जो है मुख्य कारण था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप का विनाशकारी प्रभाव है? तो भूकंप का प्रभाव देख लेते हैं। नगरों का नष्ट होना, ये सही है। आग का लगना, बाढ़ का प्रकोप, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं भूकंप के विनाशकारी प्रभाव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के कारणों में शामिल नहीं है। तो ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं इसके कारण क्या हैं? प्लेटों की गतिशीलता, ये सही है। भूकंप की क्रिया, ये गलत है, क्योंकि ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, लेकिन भूकंप के कारण ज्वालामुखियाँ ये पूर्ण रूप से सत्य कथन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना, ये भी सही है। और गैस व वाष्प की उत्पत्ति, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूकंप क्रिया। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। ज्वालामुखी क्रिया के विनाशकारी प्रभाव में शामिल है। तो ज्वालामुखी के विनाशकारी प्रभाव देख लेते हैं। मानव निर्माण एवं कृषि भूमि का विनाश, ये सही है। जलवायु परिवर्तन, ये भी सही है। अम्ल वर्षा, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं ये ज्वालामुखी क्रिया के प्रभाव हैं। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित रहा है? तो जो भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है यह भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्योंकि ये अभी भी असंगठित है और नवीन वलित पर्वत है, इसलिए यह सबसे अधिक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। भूस्खलन से संबंधित है। तो भूस्खलन से संबंधित जो है ये आधार शैल तथा भूमिज मलबे के तुलनात्मक रूप से शुष्क पुंज की दूत अवगम्य संचलन जो है भूस्खलन होता है। तो भूस्खलन होता क्या है, स्पेसिफिक रूप से जान लेते हैं। जब आधार शैल का भारी मात्रा में तेज़ी से खिसकता है तो इसको ही भूस्खलन कहा जाता है। इसमें चट्टानी भाग बड़े बड़े आकारों में तीव्र गति से अनायास ही गिरने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। व्हेल बैक बालुका स्तूप विशिष्ट लक्षण है। तो व्हेल बैक बालुका स्तूप जो है ये सहारा मरुस्थल में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहारा मरुस्थल। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान प्रक्रियाओं को नहीं दर्शाता है? तो पटल विरूपण, वलन और आवलन, ये जो तीनों हैं ये समान प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं, जबकि अपसल्कन जो है ये इन सबसे भिन्न है। अपसल्कन क्या होता है? ये चट्टानें जलवायु के प्रभाव से छोटे छोटे परतों में टूटकर अलग होने लगती हैं, परतों के रूप में। तो इसको ही अपसल्कन कहा जाता है। अगला है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। उत्खात भूमि अर्थात बैडलैंड स्थलाकृति निम्नलिखित की मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है। तो जो उत्खात भूमि है ये वायु और जल की मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है। भारत में जैसे चंबल का जो खाड़ी क्षेत्र होता है ये बैडलैंड का प्रमुख उदाहरण है।
अगला है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में अंतरा पर्वतीय द्रोणियों के केंद्र की ओर होने वाले निक्षेपण के क्रम का द्वारा विकसित भूआकृति को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बताया आपको, जैसे सबसे पहले पर्वताग्र आता है, फिर पेडिमेंट, फिर बजाडा, फिर प्लाया। तो सबसे मध्य में जो भू आकृति होती है उसको प्लाया कहा जाता है। ये निक्षेपण के द्वारा निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लाया। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, पदस्थलीय अर्थात पेडी प्लेन तथा इंसेलबर्ग किस क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं? तो ये सभी जो हैं ये शुष्क क्षरण चक्र की वृद्धावस्था के लक्षण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शुष्क। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत में मैटरहॉर्न एक उदाहरण है। तो आल्प्स पर्वत में जो मैटरहॉर्न है ये एक प्रकार का पिरामिडी शिखर का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिरामिडी शिखर। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन, चूना पत्थर की कंदराओं में उद्भव का 2 चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चूना पत्थर की कंदराओं के उद्भव का 2 चक्रीय जो सिद्धांत है ये डेविस के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेविस। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है? तो जो रासमुटाने हैं ये हिमानी निक्षेप का परिणाम नहीं है, बल्कि ये अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रासमुटाने। जबकि जो ड्रमलिन, मोरेन और स्केन है ये सभी हिमानी निक्षेप के परिणाम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रासमुटाने। अगला है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, पद रुंडित पर्वत स्कंद निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो पद रुंडित पर्वत स्कंद जो है ये हिमनदी प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमनदी प्रक्रिया से। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी हिमानी निक्षेप कौन से हैं? तो जो हिमानी घौत मैदान जो हैं ये नदी हिमानी निक्षेप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमानी घौत मैदान। अगला है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, आउटवाश मैदान का निर्माण होता है। तो आउटवाश मैदान का जो निर्माण होता है ये हिमानी क्रिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमानी द्वारा। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संरचना का संबंध हिमानीकृत स्थलाकृतियों से नहीं है? तो जो हिमानीकृत स्थलाकृतियों से नहीं है, पोट छिद्र जो हैं ये सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोट छिद्र। जबकि वर्गझुंड, रुंडित स्पर और सर्क इन सभी का जो निर्माण है स्थलाकृतियाँ जो हैं ये हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ हैं। जबकि जो पोट छिद्र है ये सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्रिया मुख्यतः नदी अपहरण के लिए जिम्मेदार है? तो नदी अपहरण के लिए सबसे जो जिम्मेदार है यह है शीर्ष अपर्दन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शीर्ष अपर्दन। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो बहते जल के द्वारा जो नदी वेदिकाएँ होती हैं ये निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं होती हैं। जबकि निक्षेप के द्वारा जल, जड़ोर पंख, प्राकृतिक तटबंध और डेल्टा का निर्माण होता है। जबकि नदी वेदिकाएँ जो होते हैं ये अपर्दन क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नदी वेदिकाएँ। अगला है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो नदी अपरदन चक्र के दौरान विकसित भू आकृतियों का जो सही अनुक्रम है, सबसे पहले क्षिप्रिका, फिर जलप्रपात, फिर जलोढ़ पंख, फिर संप्राय मैदान। इसका आंसर हो जाएगा ए।
अगला है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरदन के नदी चक्र में विकसित स्थल रूपों का सही अनुक्रम कौन कौन सा है? सबसे पहले गाज का निर्माण होता है, फिर पर्वत पादीय मैदान का निर्माण होता है, फिर बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गाज, पर्वत पादीय मैदान और बाढ़कृत मैदान, फिर सबसे लास्ट में डेल्टा का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये हमारा दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी और इसके नेक्स्ट सेशन में हम जो इस टॉपिक के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।